प्रोडक्शन फंक्शन की मदद से हम आइसोट्रॉन्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइसोट्रॉन्ट वो सभी कैपिटल और लेबर का कॉम्बिनेशन है जो एक फिक्स लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। जैसे हमारा मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसमें सिर्फ लेबर और कैपिटल की यूज होती है और वो चाहता है कोई फिक्स अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो मान लेते हैं वो Q1 आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता है तो लेबर और कैपिटल रे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करके सिर्फ T1 एकदम एग्जैक्ट Q1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसे हम ग्राफ की मदद से दर्शा सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारा ये बता रहा है कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व की तरह ही ग्राफ आता है और ये इसे बोलते हैं आइसोट्रॉन्ट ग्राफ। ये सारा पॉइंट पर इस पॉइंट पर बोला जाए इस पॉइंट पर बोला जाए लेबर और कैपिटल का कोई भी कॉम्बिनेशन का यूज किया जाएगा तो इससे हमें समान आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आइसोट्रॉन्ट ग्राफ जो है इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ एज्यूम्पशन लिया गया है, तभी ये आइसोट्रॉन्ट ग्राफ कुछ इस तरह से आया है। तो इसमें से 3 एज्यूम्पशन लिया गया है। तो सबसे पहले तीनों एज्यूम्पशन को बता देते हैं, उसके बाद इसे हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहला है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मोर देन 0, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मोर देन 0। देख सकते हैं ग्राफ इंडिफरेंस कर्व की तरह, एज्यूम्पशन भी है इंडिफरेंस कर्व की तरह। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मोर देन 0, जबकि वहाँ पर था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्वांटिटी था उसे मोर देन 0 ले रहे थे। अब उसी तरफ दूसरा है यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर, ये भी बहुत ही जरूरी है। वहाँ पर भी हमने बोला था डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी, इसी कारण तो ये स्लोप उसका कॉन्वेक्स शेप का आ रहा था। तो इसमें हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर। तो हम सबसे पहले समझते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर को। तो सबसे पहले हम जैसे मान लेते हैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। जूम देखते हैं सबसे पहले हम स्लोप निकाल कर देखते हैं, उसके बाद हमें ये आसानी से समझ में आ जाए डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर। जैसे इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर मान लेते हैं जाते हैं तो हमारा चेंज जो हो रहा है कैपिटल का जो इनपुट है वो dy चेंज हो रहा है और हमारा जो लेबर का इनपुट है वो dx चेंज हो रहा है। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं तो टोटल चेंज इन हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो नॉर्मल सी बात है dy बाई इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हो रहा है। dy बाई जिसे पर यूनिट कैपिटल जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इतना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो डी बाई जो यूनिट है कैपिटल का वो इतना प्रोड्यूस करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के बराबर। अब प्लस यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ पर मार्जिनल ये हो जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैपिटल से लेंगे टोटल प्रोडक्शन फंक्शन का। तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन मानिए Q है तो d2 बाई dt ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर dy यूनिट हम कैपिटल कम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर dy यूनिट चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे। तो dy यूनिट हम कैपिटल चेंज कर रहे हैं तो हमारा चेंज इन जो कैपिटल हो रहा है वो कुछ इतना हो रहा है dy इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और हम यर्स में चेंज कर रहे हैं, लेबर क्या हम चेंज कर रहे हैं डीएस यूनिट लेबर को हम चेंज कर रहे हैं तो डीएस लिखते हैं इनटू और तो डीएस तो यहाँ पर डीएस यूनिट चेंज कर रहे हैं लेबर क्या, तो और लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो एमपीएल है। तो एमपीएल बराबर भी इसी तरह से निकाल लेंगे जिस तरह मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात की जाए तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू लेबर की क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन हमारा टोटल आउटपुट कितना हुआ है। शुरुआत में जैसे dy यूनिट हम कैपिटल का कम करते हैं तो हमारा आउटपुट यहाँ पर से हम देख रहे हैं कम हो रहा है। जैसे इसी क्वांटिटी में लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैपिटल की क्वांटिटी इतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कम क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ इतना हमारा आउटपुट हो रहा है। लेकिन साथ में हमने देखा कि हमने एक्स्ट्रा लेबर का भी बढ़ा रहा है तो नेट हमारा आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेट आउटपुट हमारा 0 प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि हम सेम आइसोट्रॉन्ट कर्व पर हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा dy बाई dx जो आ जाएगा स्लोप हमारा
स्लोप की वैल्यू हमारा आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये देखिए यहाँ पर जो ये स्लोप है आइसोट्रॉन का स्लोप आता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो ये चीज़ बोला जाता है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है जो स्लोप है आइसोट्रॉन कर्व का, इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। डी वाई बाई डी एक्स आइसोट्रॉन कर्व को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन इसे बोलते हैं एम आर एस। अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाए तो एम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ये बोला जा रहा है। उसकी वैल्यू आ रही है एम पी एल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आ रही है। अगर हिंदी में बोला जाए तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन तो बोला जाता है तकनीकी प्रतिस्थापन सीमांत दर। तो इसकी वैल्यू आ रही है एम आर टी एस का माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर से देखिए अब हम बता रहे हैं कि ये हमारे पास दूसरा एजुम्पशन है क्रॉस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट इज पॉजिटिव। तो ये दोनों के कारण ही हमारा ये जो स्लोप होता है वो एकदम स्ट्रेटली कॉन्वेक्स होता है, ये हमारा आइसोट्रॉन कर्व। तो ये क्यों हो रहा है ये हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर बोला पहला एजुम्पशन है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर इज डिमिनिशिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि d2/dl का हम डबल डिफ्रेंसिएशन पार्शियल डबल डिफ्रेंसिएशन करें तो हमारा तो जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट तो हमारा d2/dl होता है, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हम लेबर लिए तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकल रहा है। अब हम डबल डिफ्रेंसिएशन लेते तो हमने डिमिनिशिंग या इंक्रीजिंग टर्म में पता चलेगा। तो डबल डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो बोल रहा है डिमिनिशिंग जब हो रहा है तो इसकी वैल्यू हमारा लेस देन जीरो हो रहा, और उसी तरह इसका भी लेस देन जीरो हो रहा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर, मतलब दोनों फैक्टर अगर कम होता है तो हम मार्जिन डिमिनिशिंग मतलब बोल रहा है कि दोनों फैक्टर इनपुट क्या अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कम होते जाता है। मतलब ये हमारा थर्ड स्टेज की बात स्टडी है। रिटर्न टू स्टेल हमने अभी पढ़ा था तो पिछले क्लास में, तो उसकी ये थर्ड स्टेज की बात कर रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए तो लेबर तो बढ़ रहा है, देख रहे हैं लेबर तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन कैपिटल घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर लेबर हमारा ये हमारा बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा तो हमारा लेबर बढ़ेगा और हमारा मार्जिनल पर ये हमारा डी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अब बाई डी एल हमारा लेस देन जीरो है, यही तो ये लिखा हुआ है। तो ये जब लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू हमारा कमेगी, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है तो इसकी वैल्यू हमारा कमेगी, और यहाँ पर इसकी कैपिटल कम हो रही है तो इसकी वैल्यू हमारा बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगी तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे हमारा कम होते जाएगा। जब ये और कम हो रही है और ये और ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू और कम हो रही है और इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। तो नेट हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कम हो रहा। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हमारा कम होता है ये धीरे धीरे। तो इसी कारण से हमारा ये जो ग्राफ आ रहा है वो इंडिफरेंस कर्व की तरह ही कॉन्वेक्स आ रहा है। अब ये समझते हैं क्रॉस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट इज पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है। तो ये बोला जा रहा है जैसे हमारा बोल रहा है कि जैसे d2/dt हमारा मानिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, तो बोल रहा है कि अगर हम लेबर क्या बढ़ा दें, मार्जिनल प्रोडक्ट मानिए हम कैपिटल को उतना ही रखते हैं और लेबर को हम बढ़ाते हैं, तो कैपिटल को उतना ही रखते हैं और ज़्यादा लेबर क्यों लगा दें। जैसे एक मशीन है तो पहले हम 5 लेबर चल रहे हैं उसके बाद हम 10 लेबर चल रहे हैं, तो उसी मशीन से हम ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इनपुट इज पॉजिटिव हमारा आ रहा है। यानी तो इस तरह से भी बोला जा रहा है कि मानिए लेबर हमारे पास 5 यूनिट हमारे पास लेबर है और कैपिटल हम डबल कर दें तो हमारा यही 5 यूनिट के बाद इससे हम 6 यूनिट जाते हैं। तो शुरुआत में बोला जा रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर बोथ फैक्टर। तो 5 यूनिट से हम 6 यूनिट पर जाएं, 6 यूनिट का लेबर का इस्तेमाल करें, फिर 7 यूनिट का लेबर का इस्तेमाल करें, तो बोल रहा है कि हमारा आउटपुट का रेट बढ़ने का कम होते जाएगा।
लेकिन यहाँ पर से अगर हम उसके साथ ही कैपिटल को भी बढ़ाने लगे तो बोल रहा है कि ग्रॉस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट इज पॉजिटिव। तो अब हम जब कैपिटल को बढ़ाने लगेंगे तो यहाँ पर जो लेबर है वो ज़्यादा इफिशियंट हो, ज़्यादा उस उनके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो वही बोला जा रहा है ग्रॉस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट इज पॉजिटिव। तो अब आप समझ चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पर आप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी समझ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आई थी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू आई थी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब हम तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि एक फर्म अगर Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहता है तो अगर वो चाहता है कि वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कोई इनपुट यूज करे तो वो कितना दूसरे यूनिट को कम करना, दूसरा इनपुट को कितना उसे कम करना पड़ेगा, कितना वो छोड़ने के लिए तैयार है कोई फर्म, ये बता रहा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, मार्जिनल प्रोडक्ट बाय लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, तो बता रहा है कि वन लेबर का यूज करना चाहता है, वन एक्स्ट्रा यूनिट लेबर का यूज करना चाहता है तो कितना कैपिटल को छोड़ने के लिए तैयार है। ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फर्म के लिए बता रहा है, यही कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक हम रीज लाइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते बाई एक्सिस पर हमारा कैपिटल है और एक्स एक्सिस पर हमारा लेबर है और हमारे पास ये जैसे आइसोट्रॉन्ट कर्व बना हुआ है। तो जैसे इस आइसोट्रॉन्ट कर्व में कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह इस आइसोट्रॉन्ट कर्व में भी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का वैल्यू कहीं ना कहीं पर 0 होगा। तो ऐसे सारे बिंदु को हम ऐड करें, तो सारे बिंदु को ऐड करके एक लोटस ड्रॉ करें, मतलब एक पॉइंट को सारा हम ड्रॉ कर दें। उसी तरह से हम सारा ऐसे पॉइंट को जोड़ दें, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल 0 हो। तो ये सारा पॉइंट पर क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल 0 होता है। तो इस यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल पढ़े थे कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एक समय के बाद जाकर हमारा निगेटिव होने लगता है। तो कोई कंपनी नहीं चाहता है कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव में जाए। तो इस पूरी लाइन में हमारा इसके बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि इस कॉम्बिनेशन में, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि इस कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर लेस देन 0 हो जाता है। उसी तरह ये क्षेत्र में भी कोई नहीं रहना चाहेगा कंपनी, सब कंपनी चाहेगा कि इस क्षेत्र में ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट वह पॉइंट या कॉम्बिनेशन का यूज़ करके कंपनी कोई ना कोई आउटपुट को बनाए। तो यहाँ पर ये जो लाइन है जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, ये जहाँ पर 0 होता है उसी को हम रीज लाइन बोलते हैं। यहाँ पर जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है जो यहाँ पर 0 होता है उसको रीज लाइन बोलते हैं। तो कोई कंपनी रीज लाइन के बीच में रहकर ही आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता है, कंपनी चलाना चाहता है। लेकिन जैसे देख सकते हैं इंडियन रेलवे में 2017-18 की बात है कि उस समय जो ऑपरेटिंग रेशियो था वो 98.44 था। 98.44 इंडियन रेलवे में 2017-18 में चल रहा था ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो होता है कि अगर हम 100 रुपया किसी कंपनी में कमा रहे हैं तो उसके लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं मतलब प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू की बातें सिर्फ की जा रही है। तो उसके लिए वो भारत सरकार यहाँ जो रेलवे है वो 98.44 रुपीज़ खर्च कर रहा है। तो आप सोचिए उसके पास 1.6 रुपीज़ बचेगा मॉडर्नाइजेशन के लिए और सफाई उफाई के लिए। तो उससे कितना कॉमर्शियल सेक्टर ग्रो कर सकता है। जबकि ये जो सारा देख रहे हैं वो रेलवे में क्या है, सारा जरा सब्सिडी मिल रहा है। एसी ट्रेन से लेकर एसी थर्ड एसी सेकेंड टायर फर्स्ट टायर सब में यही हालत है। तो जबकि वो गरीबों ये सब अगर सब्सिडी दे रहा है तो वो गरीबों के नाम पर ही पैसा लिया जा रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी कंपनी को ये रीज लाइन के बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। जबकि ये ऑपरेटिंग रेशियो 98.4 तो बहुत ही ज़्यादा है, वो रीज लाइन से तब से बाहर निकला हो जा सकता है। इसी कारण रेलवे सिस्टम सिर्फ एफिशिएंट नहीं चल रहा है, तो इसे सुधारने की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है।